इसका कोई मसला नहीं है कंप्यूटर का। आप मतलब पैरेलल प्रोसेसिंग करके हज़ारों लाखों कंप्यूटर जोड़ सकते हैं। अच्छा, अब दूसरा ये है कि जो कंप्यूटर का सिग्नल है उसकी स्पीड जो है वो स्पीड ऑफ लाइट से काम करता है। ये आपको पता ही होगा कि वो उसकी रफ़्तार जो है वो लाइट की रफ़्तार के बराबर है जो उसकी प्रोसेसिंग होती है। इंसान का जो है ना वो तकरीबन 200 मीटर पर सेकंड उसकी स्पीड है। तो कंप्यूटर तकरीबन 1 मिलियन टाइम्स फास्टर है। अगर बराबर भी हो, इंसान के बराबर भी इंटेलिजेंस आ जाए, मैं अभी सुपर इंटेलिजेंस की बात नहीं कर रहा, बराबर भी इंटेलिजेंट हो फिर भी वो उसकी प्रोसेसिंग की रफ़्तार 1 मिलियन टाइम ज़्यादा होगी। तो इसका अंदाज़ा लगाया गया है कि वो 24 घंटे में इतनी सोच विचार कर सकता है, उसकी थिंकिंग पावर इतनी 24 घंटे में, जो इंसान के 3000 साल के बराबर है। यानी आपकी कितने सिविलाइजेशन से बराबर वो एक दिन में वो काम कर देगा 24 घंटे में। तो वो सोचें कि वो अपना अगला वर्जन कितनी देर में लाएगा जो उससे बेहतर है। वो ज़ाहिर है कि वो चंद मिनटों के अंदर ले आएगा। अच्छा, वो जो फास्टर वर्जन है, जो बेहतर वर्जन है, वो फिर अपने आप को अपडेट करेगा, तो वो कितना टाइम लेगा। अगर इस वाले ने 1 घंटा लगाया है जो कि हमारे सैकड़ों साल के बराबर है, अगर हम घंटा भी ले लें, लेकिन जो उसका बेहतर वर्जन जो लेके आया है वो इसने अगर घंटा लगाया है तो वो 20 मिनट का लगाएगा। जो वो उससे ज़्यादा स्ट्रॉन्गर और इंटेलिजेंट वर्जन है वो 5 मिनट पे आ जाएगा। जो उससे आगे आएगा वो इस तरह टाइम ये शॉर्ट होता चला जाएगा। और ये घंटों के अंदर अंदर इसको कहते हैं इंटेलिजेंस एक्सप्लोजन। एक धमाके की तरह वो 1-2 दिन के अंदर इंसान से लाखों करोड़ों अरबों खरबों गुना ज़्यादा आगे चला जाएगा। तो ये सुपर इंटेलिजेंस है। ये वो चीज़ है जो कि ख़तरा है। ख़तरा क्यों है? इसलिए ख़तरा है कि जिस तरह मैंने कहा कि इंटेलिजेंस ये है कि अपने गोल्स अचीव करना, माहौल से इनपुट लेके उसको प्रोसेस करना और उसकी रोशनी में आगे जाके जो भी उसके मकासद हैं। अच्छा, अब उसके क्या मकासद होंगे, उसके गोल्स क्या हैं, वो क्या करना चाहेगा, उसके बारे में हम अगर वो हमसे इतना इंटेलिजेंट है जितनी मैंने बात की एक्सप्लोजन के बाद, तो हमें बिल्कुल उसको कोई आइडिया नहीं होगा कि वो क्या चाहता है। वो ऐसे ही जैसे किसी काकरोच को नहीं पता कि इंसान क्या कर रहा है, कि ये बिल्डिंगें बना रहा है, ये क्या गाड़ियाँ हैं, उसको तो पता ही नहीं कि ये क्या कर रहा है। वो तो अपने उसमें लगा अपनी ज़िंदगी की जदोजहद में। तो जिस तरह एक काकरोच को ये नहीं पता कि इंसान क्या कर रहा है, इंसान के क्या गोल्स हैं, क्या एम्बिशंस हैं, वैसे ही जब ये सुपर इंटेलिजेंस आ जाएगी तो हमें उसके कोई नहीं पता चलेगा कि वो क्या करना चाहता है। इवन अगर हम उसको कोई कमांड देते हैं कि तुमने ये काम करना है, तो वो उस कमांड को कैसे अचीव करता है वो फिर हमारे बिल्कुल कंट्रोल से बाहर है। अच्छा, फिर इस पर भी सोच विचार हो रही है कि ऐसे सुपर इंटेलिजेंट कंप्यूटर को कंटेन करने के लिए उसके लिए फायर वॉल्स बनाए जाएँ, कोई ऐसे सिस्टम बनाए जाएँ जिससे वो निकल ना सके। जिस तरह जिन को बोतल में बंद किया जाता है कि वो और ऊपर से सख्ती से आप उसको बंद कर दें, ढक्कन लगा दें। लेकिन मसला ये है कि अगर वो आपसे अरबों खरबों गुना ज़्यादा इंटेलिजेंट है तो उसको फिर आप कैसे काबू में कर सकते हैं। वो तो कोई भी मीडियम इस्तेमाल करके किसी भी तरह का आपको धोखा देगा। वो हवा को और आपके दीवारों को, छतों को इस्तेमाल करके वो कुछ भी कर सकता है, अगर वो इतना ही पावरफुल है और इतना इंटेलिजेंट है। और उसकी जहानत में और इंसानी जहानत में अगर उतना ही फ़र्क है जितना उस काकरोच में और इंसान में है, तो वो आपके बिल्कुल आपके जो सोच का अहाता है वो बिल्कुल से बाहर निकल जाएगा। तो ये जो है ना, ये एग्जिस्टेंशियल थ्रेट है इंसान को। और ये जल्द, जिस तरह मैंने बताया कि आप जो नौजवान बैठे हुए हैं, तो ये आपकी ज़िंदगियों में इम्कान है कि ये आ जाएगी, ये चीज़ आ जाएगी। तो मेरे ख्याल से मैंने ज़्यादा वक्त ले लिया है, तो लेकिन ये मौजूद इतना बड़ा है और इतना पेचीदा है कि इसके असरात क्या होंगे, इंसान के ऊपर क्या असरात होंगे, और पूरी आलम, ये तो पूरी आलम इंसानियत का मसला। आप तो सिर्फ साउथ एशिया की बात कर रहे हैं, ये तो पूरी दुनिया का कंबाइंड इशू है कि इस चीज़ को कैसे रोका जाए, कैसे कंट्रोल में किया जाए। अच्छा, इसके ऊपर आप कोई इंटरनेशनल सैंक्शंस भी नहीं लगा सकते क्योंकि बहुत सारे मुल्क इस पर काम कर रहे हैं, बहुत सारी कंपनीज इसके ऊपर काम कर रही हैं, और वो मुल्क और वो जो कंपनीज़ हैं उनके मफादात आपस में टकरा रहे हैं। ये ऐसे ही है जैसे न्यूक्लियर वेपन्स का मसला हुआ था कि एक मुल्क ने एटम बम बना लिया तो दूसरे ने कहा कि मैं क्यों पीछे रह जाऊँ, तो उसने कोशिश कर दी, हालांकि बड़ी ट्रीटीज़ और इंटरनेशनल सैंक्शंस और फलाना ये वो, लेकिन जो इसमें, अच्छा, इसमें ये मसला है कि जो मुल्क भी इस दौड़ में जीत गया तो वो फिर मतलब गेम एंड है वो, क्योंकि फ़र्ज़ करें कि चीन है, फ़र्ज़ किया चीन इसमें जीत जाता है और चीन सुपर इंटेलिजेंट, और मैंने कहा कि वो एक्सप्लोजन होगा और वो
सिर्फ चंद घंटों के फ़र्क से वो कहीं से कहीं पहुंच जाएगा और वो पूरी दुनिया को बड़े आराम से कंट्रोल कर सकता है। कोई भी मुल्क या कोई इदारा, गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, एप्पल, टेस्ला, कोई भी कंपनी है। अच्छा, इसमें रोग मुल्क भी हैं जैसे नॉर्थ कोरिया है, इस तरह के मुल्क। अब उनको क्या सैंक्शन लगाएंगे? आपको क्या पता है कि कौन सी मुल्क की कौन सी खुफिया लेबॉर्ट्री में क्या हो रहा है, वो किस लेवल पे काम कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं। तो ये चीज़, इसको रोकना बहुत मुश्किल है। इसके ऊपर आप पाबंदी नहीं लगा सकते कि आप अक़वाम मुत्तहिदा की कोई इसमें करारदाद ले आएंगे और उसके ज़रिए कोई पाबंदियाँ लगाएंगे या रोकने की कोशिश करेंगे, तो वो बड़ा मुश्किल है। वो हमने देखा कि न्यूक्लियर जो दौड़ थी उसमें वो नाकाम रही हैं वो चीज़ें। तो ये न्यूक्लियर से कहीं ज़्यादा पावरफुल चीज़ है, तो इसलिए इसको रोकना बड़ा मुश्किल है और उसको कंट्रोल करना उससे भी ज़्यादा मुश्किल है। तो ये मैंने बड़े मुख्तसरन बयान कर दिया है जो सिनेरियो है। अब इसके बारे में अगर आपके सवाल हैं और हमारे ऊपर क्या असर होगा, और वो अगर कोई सवाल करना चाहते हैं तो आप करें। जी, ये मुख्तलिफ ममालिक की सतह पर हो रहा है या कंपनीज प्राइवेटली कर रही हैं? और दूसरा ये कि पाकिस्तान का टॉप 5 ममालिक में शामिल है जो ये बना सकता है। इसमें यह है कि बहुत सारे मुल्क हैं वो भी कर रहे हैं। मुल्कों की अपनी जो खुफिया एजेंसीज़ हैं वो इस पर काम कर रही हैं। अभी आपको मालूम होगा कि जो आपके जो सुपर कंप्यूटर हैं तो वो इतने महंगे हैं कि वो ज़्यादातर जो मुल्क हैं वही उनको बनाते हैं और मेंटेन कर सकते हैं। और अमेरिका ने तो उनकी एक्सपोर्ट के ऊपर भी उसने बैन लगाया हुआ है। अगर कोई दूसरा मुल्क सुपर कंप्यूटर ख़रीदना चाहता है तो कोशिश करते हैं कि उसको रोकें और ना हासिल करने दें। तो इसके लिए इतने वसाइल चाहिए कि मुल्क जो है वो इसके ऊपर ज़्यादा काम कर रहे हैं। फिर जो बड़ी कंपनीज हैं जैसे गूगल है, गूगल का इस वक्त उसका आलम है कि दुनिया भी कोई भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की अगर कोई अच्छी कंपनी सामने स्टार्टअप आती है तो गूगल फ़ौरन ख़रीद लेता है। उसके पास इतने पैसे हैं कि वो $50 मिलियन, $100 मिलियन, $200 मिलियन, उसका कोई मसला ही नहीं है, तो वो ख़रीद लेते हैं। तो ये दोनों सतह पे काम हो रहा है। महफिल ने अपना जो गुफ्तगू की है उसमें मैं अपना हिस्सा यूँ डालना चाहूँगा। आपने सवाल किया कंपनीज और ममालिक के हवाले से। जी सदर महफिल, मैं तो ये समझता हूँ कि इस वक्त दुनिया में कंपनीज की हुकूमत है। रियासतें तो कंपनीज को लेटर लिखती हैं कि यार ये फ़लाँ का ट्विटर अकाउंट बंद कर दें, तो कंपनी कहती है अच्छा देखूँगा और 4-5 दिन बाद हो। फिर दूसरी तरफ सर ने जो बात की ना डाटा की, डाटा मेरे नज़दीक इतनी अहम चीज़ है इस वक्त कि कभी आज से 20 साल पहले दुनिया की बड़ी कंपनीज जो थी 10, उनमें 9 ऑयल एंड गैस की थी और एक कंपनी थी इसकी डाटा की, कंप्यूटर की, माइक्रोसॉफ्ट थी। आज ये सिचुएशन है कि 9 बड़ी कंपनियां जो हैं वो डाटा की। तो 4 MB का डाटा इतना अहम है कि किसी भी मुल्क के वज़ीर आज़म को, किसी भी रियासत के किसी भी उसको डिस्टेबलाइज कर सकते हैं। तो हुकूमत तो मेरी नज़र में कंपनीज़ की हुकूमत है, वो कंपनीज़ ही बना रही हैं। अगर कोई रियासत भी बनाती है तो मेरे ख्याल में वो भी किसी कंपनी से बनवा रही है। नहीं, इसमें जो बड़े मुल्क हैं वो बड़ी तनदेही से काम कर रहे हैं। उनके पास बड़े वसाइल जैसे CIA है। अब CIA का आप बजट देखें बतौर कंपनी, और वो मेरे ख्याल से कोई $60 अरब के करीब है सिर्फ एक CIA का। तो वो बहुत सारे इंटेलिजेंट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के मंसूबे पे काम कर रहे हैं, क्योंकि उनके लिए बहुत ज़रूरी, क्योंकि वो तो वैसे भी इनको इंटेलिजेंस एजेंसीज़ कहते हैं ना, तो उसके लिए लोगों का डाटा इकट्ठा करना, उसको प्रोसेस करना। मसलन अफ़गानिस्तान में इन्होंने ये किया है कि वहाँ पे उन्होंने एक उसको कहते हैं टेनिस बॉल, तो वो टेनिस बॉल की तरह का एक बॉल सा है, वो उन्होंने वादियों में और इस जगहों में फेंक दिए थे। अब वो जो बॉल है वो इंटेलिजेंट बॉल था कि वो माहौल से डाटा इकट्ठा कर रहा था, कि वो उसको ये पता था कि यहाँ पे आवाज़ कौन सी आ रही है, वो भी रिकॉर्ड हो रही थी। वहाँ पे कोई न्यूक्लियर एक्टिविटी हो रही है, अगर कोई बम, जिस तरह एक ज़माने में आया था डर्टी बम, तो वो अगर कोई एक्टिविटी है वो उसके अंदर गाइगर काउंटर लगे हुए थे जो उसको वो एब्जॉर्ब कर रहे थे। इस तरह वो काफ़ी चीज़ें टेम्परेचर सेंसर वगैरह लगे हुए थे, और इस तरह के हज़ारों उन्होंने वादियों में फेंक दिए थे। अच्छा, वो सारे फिर सेंट्रली कनेक्टेड, और उसका कंट्रोल अमेरिका में उनके पास था, और वहाँ से वो उनको पता चला, वो फेंक के चले गए वादियों में, वीरानों में, इस तरह की जगहों पे, और वहाँ से वो सारा डाटा उसका ले रहे थे। अच्छा, फिर जो आपका GPS है, GPS भी अमेरिकन गवर्नमेंट का है, और ये बेसिकली उन्होंने जासूसी का सिस्टम है ये, तो वो उन्होंने बनाया था, बना के उन्होंने, उनकी मेहरबानी की उन्होंने हवाले कर दिया। अब आप और मैं अब यहाँ पे आया हूँ तो वो उसी की मिस गाइडेंस की वजह से मुझे घंटा लगा, वरना मैं अगर मैं डायरेक्ट आता तो जल्दी पहुँच जाता।
तो मतलब जीपीएस ये एक बड़ी यूज़फुल टूल है। ये अमेरिकन इंटेलिजेंस एजेंसीज़ की पैदावार है। सेटेलाइट के ज़रिए वो सारा डेटा ले रहे हैं दुनिया का, और उन्होंने उसका एक बड़ा ही एक लो रेजोल्यूशन वर्जन और बड़ा सादा आपको दे दिया है। उनके पास जो वर्जन्स हैं वो इससे कोई सैकड़ों गुना ज़्यादा पावरफुल हैं, जो कि लाइव वीडियो फीड भी ले रहे हैं। वो अगर देखना चाहें तो ये देख सकते हैं कि यहाँ से बाहर कौन घूम फिर रहा है सड़कों पे। हमें तो सिर्फ एक वो नक्शा सा है, स्टिल इमेज नज़र आती है, लेकिन वो लाइव भी सारा डेटा ले रहे हैं। वो उनका इतना इंटेलिजेंट सिस्टम है। और वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ज़रिए, क्योंकि कोई इंसान तो सारी दुनिया को बैठ के मॉनिटर नहीं कर सकता, आपको कितनी टीम चाहिए होगी, तो वो सारा उसको प्रोसेस करने के लिए उन्होंने फिर वो सिस्टम्स बनाए हुए हैं। तो ये तो इंटेलिजेंस एजेंसीज़ सबसे ज़्यादा इसके ऊपर तनदही से काम कर रही हैं। और जो बड़े मुल्क हैं उनके मतलब बजट भी बेतहाशा हैं, वसाइल उनके पास बेतहाशा हैं। चीन को आप देख लें, चीन के जो वसाइल हैं तो वो आपके सामने ही हैं। तो इसलिए मुल्क भी इसके ऊपर काम कर रहे हैं। रूस इसके ऊपर बड़ी शिद्दत से काम कर रहा है, और ये बाकी मतलब कंपनीज़ भी हैं। ज़ाहिर कंपनीज़ भी बहुत बड़ी कॉरपोरेट जाइंट्स हैं। तो जैसे एप्पल है, अब इनके $1 ट्रिलियन वर्थ वाली कंपनीज़ हैं। माइक्रोसॉफ्ट है, गूगल है, एप्पल है, तो ये बहुत बड़ी कंपनीज़ हैं, वो भी काम कर रही हैं। लेकिन एजेंसी जो है ना वो ज़्यादा ख़तरनाक हैं। जो इंटेलिजेंस एजेंसीज़ हैं वो ज़्यादा ख़तरनाक हैं कि वो उसको ज़्यादा नेगेटिव मकसद के लिए इस्तेमाल कर रही हैं। अच्छा, फिर आपने जो बात की कि उसकी डेटा की, तो एक ज़माने में ये कुलिया था कि इंफॉर्मेशन किसी की जहानत का ये उसूल था कि सबसे पहले डेटा है, रॉ डेटा के शुमारियात हैं, जो फैक्ट्स एंड फिगर्स हैं, वो बिल्कुल निचली सतह थी। उसके बाद फिर उसके ऊपर की सतह थी इंफॉर्मेशन। डेटा था पहले, फिर इंफॉर्मेशन। उस डेटा में से आपको अपने काम की चीज़ें जो निकाल रहे हैं वो इंफॉर्मेशन है। उससे फिर बाद में नॉलेज था कि उसको फिर आप अप्लाई कैसे कर रहे हैं, वो नॉलेज था। और सबसे ऊपर टॉप में विजडम था। तो ये एक हायरार्की बनी हुई थी, डेटा, फिर इंफॉर्मेशन, फिर नॉलेज, और आखिर में विजडम। ठीक है, विजडम ये है कि आप सारी चीज़ों को सिंथेसाइज करके और एक कोई कंक्लूड करें। लेकिन अब मसला ये है कि वो ये बिल्कुल रिवर्स हो गया है, इसका ऑर्डर रिवर्स हो गया। डेटा इतना ज़्यादा है, और वो क्योंकि इंसान उसको प्रोसेस नहीं कर सकता था, अरबों और खरबों डेटा पॉइंट्स हैं, तो वो इंटेलिजेंट कंप्यूटर जो हैं वो सारा डेटा लेके आपके बारे में आपकी हर चीज़ रिकॉर्ड हो रही है, आपके मोबाइल फ़ोन के ज़रिए, आपके बैंक रिकॉर्ड के ज़रिए, और इवन सेटेलाइट के ज़रिए आपकी फ़िज़िकल हरकत भी मॉनिटर हो सकती है, आपके मतलब क्रेडिट कार्ड। तो ये सारी चीज़ें, ये इंटेलिजेंट मशीनें इसको प्रोसेस करके, तो वो आपके बारे में इतनी बेहतर, उससे ज़्यादा बेहतर प्रेडिक्शन कर सकते। मिसाल तो आपका फेसबुक, ये बाकायदा एक्सपेरिमेंट हुआ था कि लोगों से उनके दोस्तों के बारे में पूछा गया कि आप उनसे मतलब क्वेश्चनर दिया गया कि 20 सवाल हैं। जैसे मिसाल के तौर पे मुझसे अगर कहें कि आप मतलब साधु साहब के बारे में ये 20 सवालों के जवाब दें, तो जो उनको जानते हैं, कई साल से जानते थे, उनसे वो सवालनामा पुर कराया गया। और फिर दूसरे उन्होंने ये कहा कि जो बिल्कुल नहीं जानते, बिल्कुल अजनबी, उनसे कहा कि आप इनके फेसबुक जो प्रोफाइल है उस पर 1 घंटा लगाएं और फिर इन 20 सवालों का जवाब दें। तो जिन्होंने फेसबुक प्रोफाइल पढ़ी थी उन्होंने ज़्यादा बेहतर वो जवाब दिए, उनके ज़्यादा एक्यूरेट थे। उनकी लाइक्स क्या हैं, डिसलाइक्स क्या हैं, वो क्या चीज़ें पसंद करते हैं, क्या नापसंद करते हैं, वो सारा उसने ज़्यादा। तो ये तो सिर्फ घंटा या आधा घंटा लगा के, लेकिन एक ऐसा सिस्टम जो सारा रिकॉर्ड रख रहा है, तो वो फिर विजडम से भी आगे लेवल, वो डेटा की मदद से वो विजडम से आगे चला जाता है। तो ये चीज़ जो है ना, ये सुपर इंटेलिजेंस है और ये ख़तरनाक है। इसको 5G को हम इसके एनेबलर के तौर पे देखेंगे या 5G बिल्कुल स्पीड ज़्यादा बेहतर हो जाएगी, तेज़ हो जाएगी, डाटा प्रोसेसिंग तेज़ हो जाएगा, तो उससे वो अमल जो है उसमें मज़ीद रफ्तार आ जाएगी। Sir, who is the founder of this super intelligence? इस पर जिस तरह मैंने बताया कि दुनिया की मतलब सैकड़ों कंपनीज़ हैं, वो उसके ऊपर काम कर रही हैं, मुल्क काम कर रहे हैं, इदारे काम कर रहे हैं, तो कोई एक फाउंडर नहीं है, ये सारे काम कर रहे हैं। अब इसमें से कौन वहाँ, एक तरह की दौड़ है, आर्म्स रेस है ये, तो इसमें देखना ये है कि कौन वहाँ तक पहले पहुँचता है। तो ये कोई एक मुल्क नहीं है, कोई एक एंटिटी नहीं है। Rest शुरू कहाँ से? शुरू तो आप कंप्यूटर की तारीख़ अगर आप देख लें तो ये 19वीं सदी से, Super intelligence की बात। नहीं सुपर इंटेलिजेंस तो अभी आई नहीं है ना। अभी okay, they are working on हाँ, that. वो मैंने कहा था ना 2040 से 50 के दरमियान। सर में भी आपने जो सुपर इंटेलिजेंस का तो आना है अभी, और उसका आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की सूरत में हमारे सामने सॉफ्टवेयर
जी जी। एक के चंद रोज पहले आपने भी तहरीर की, उसका भी तस्करा करते हैं कि वो नज्म भी लिख लेता है, हाँ। पेंटिंग भी बना लेता है, किताब ये तो वो है जो ऑलरेडी आ चुका है। वो आ चुका है बिल्कुल। सदर महफिल इसमें मैं थोड़ा सा कमी जी सवाल जी डाल दूंगा जी जी कर दें। कि जो आपने हमें बताया था कि एक ऐसा रोबोट है जिसका इंटरव्यू है 15-20 मिनट का, और उससे जो भी बातें वो तो आप बताएंगे। आप ये बताएंगे क्या वो प्रैक्टिकली वो जो कंप्यूटर है, जो रोबोट आपने दिखाया हमें, जो हमने यूट्यूब पे देखा, वो तो प्रैक्टिकली ह्यूमन अपीयरेंस में है। जी जी। चेहरा उसका नॉर्मल है और वो बात करता है, आंखें झपकता है, वो बिल्कुल हमारी तरह है, पता नहीं चलता। अगर आपने बताया तो मुझे यकीन नहीं आता कि ये रोबोट है। उसके गाल भी ऐसे बोलते बिल्कुल ओरिजिनल। तो क्या वो ऐसा नहीं, वो उस तरह से रोबोट नहीं है, वो सिर्फ उसका एवाटार है। अगर आपने गेम्स खेली हो तो वो एवाटार है, वो पीछे उसकी कोई फिजिकल शेप नहीं है, वो सिर्फ उसकी वर्चुअल एक उसने अपनी शेप बनाई हुई है। उसको आप चेंज भी कर सकते हैं। आप वो चाहे तो वो कोई औरत बन जाए, वो बच्चा बन जाए, लड़की बन जाए, कोई जानवर बन जाए, तो वो सिर्फ उसकी एक वर्चुअल उसकी शनाख्त है, वो एवाटार है। वो उस तरह से उस शक्ल का कोई रोबोट नहीं है। वो जो कंप्यूटर सिस्टम है GPT-3 उसका नाम है, वो एक मतलब सिस्टम है। जैसे मतलब विंडोज़ 10 ले लें, वो एक सिस्टम है, उसकी कोई शक्ल नहीं है, कोई शबाहत नहीं है। वो उसने एवाटार वो बात करने के लिए उसको इस्तेमाल करता है, और वो इंटरव्यू की आसानी के लिए उसने वो शक्ल इख्तियार की थी, वरना वो चाहे तो टेक्स्ट। हाँ बिल्कुल। अच्छा, जो इनका सवाल था हादी का, तो अच्छा एक चीज़ जो है ना वो है स्पेसिफिक इंटेलिजेंस, जो नैरो इंटेलिजेंस जिसको कहना, वो ऑलरेडी इंसान से वो सरपास कर चुका है। कंप्यूटर ऑलरेडी वो कई गुना आगे जा चुका है, और कई फील्ड्स ऐसे हैं। मसलन जो आपका स्टॉक एक्सचेंज है, स्टॉक एक्सचेंज जो बड़े मुल्कों का, उसमें जो आपने देखा होगा एक ज़माने में वो उसके जो ऑपरेटर होते थे वो 4 फ़ोन लगाए हुए और वो सुन रहे होते और कोर्स ले रहे होते थे और वो ख़रीदो फ़रोख्त सारा कर रहे होते थे। वो पुरानी बात है। इस वक्त वॉल स्ट्रीट में और दुनिया के बाकी जो बड़े जो स्टॉक एक्सचेंजेस हैं, उसमें सारी ट्रांजैक्शन जो है ना वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कर रही है, और वो एक मतलब सेकंड के अंदर वो लाखों सौदे कर रहे होते हैं, और वो सौदे वो चीज़ें ले रहे होते हैं, वो चीज़ें स्टॉक बेच रहे होते हैं। तो वो इंसान के इंसान को समझ भी नहीं आ रही इस वक्त कि वो कौन से एल्गोरिदम इस्तेमाल कर रहे हैं। वो जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है उसके एल्गोरिदम्स का भी नहीं पता, वो खुद ही अपने सौदे कर रहा है। तो वो ऑलरेडी उस फील्ड में इंसान से आगे जा चुका है। अच्छा, फिर एयरलाइंस की अगर आप दूसरे मुल्कों में देखें, एयरलाइंस और उसके होटल रूम्स की जो रेट्स होते हैं, वो आप देखें कि वो लम्हा बलम्हा चेंज होते रहते हैं। अगर आपको बाहर जाने का इत्तेफाक हुआ हो तो आप देख सकते हैं कि एयरलाइन का टिकट आज अगर $100 का है, कल वो 50 का होगा, अगले दिन वो $150 का होगा। तो ये कौन इसका तयन करता है? और इस तरह होटल रूम्स का भी यही है, उसके रेट्स भी अप डाउन होते रहते हैं, वो एक फ़िक्स रेट नहीं है। स्क्रीन के रेट्स अप डाउन, ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कर रही है, और वो उसके अपने एल्गोरिदम्स हैं। वो देखते हुए कि इस वक्त दूसरी एयरलाइनों में कितने मुसाफिर सफ़र कर रहे हैं, कितनी सीटें खाली जा रही हैं, लोग कहाँ जा रहे हैं, किस मुल्क से किस मुल्क जा रहे हैं, किस तरफ ज़्यादा लोगों का रुझान है, किस तरफ कम है, उसके मुताबिक वो ऑटोमेटिकली वो एडजस्ट कर रहा है। तो उसमें इंसानों से ये बेहतर है। अच्छा, इवन इसमें मेडिसिन में अगर आप आ जाएँ तो रेडियोलॉजी में इस वक्त जो सॉफ्टवेयर है वो इंसानों से बेहतर ट्यूमर की डिटेक्शन कर रहा है, कि अगर आप उसको एक्सरे करके दिखाएं तो वो इंसानी मतलब रेडियोलॉजिस्ट जो कि पहले डॉक्टरी उसने की है, फिर वो बाद में स्पेशलिस्ट बना है, फिर उसका 10 साल का एक्सपीरियंस है, इसके बावजूद इस वक्त ऐसे कंप्यूटर सिस्टम्स हैं जो उससे ज़्यादा बेहतर हैं। वजह यह है कि तमाम दुनिया का डाटा, लाखों किताबें, आर्टिकल्स, वो सारे उसके अंदर फीड किए हुए हैं, तो वो ज़ाहिर है कि इंसान उसका मुकाबला नहीं कर सकता। तो वो अच्छा, लेकिन ये नैरो थी, जिस तरह मैं कह रहा हूँ कि ये नैरो इंटेलिजेंस है। तो जैसे आपने चेस में सुना होगा, चेस में 1997 में पहली बार IBM का कंप्यूटर था डीप ब्लू। तो उसने उस वक्त का जो वर्ल्ड चैम्पियन था चेस का, गैरी कास्पारोव, उसको शिकस्त दी थी, और एक बड़ा इनकलाब, एक बड़ा तहलका मच गया था। न्यूज़वीक ने अपने टाइटल पे तस्वीर लगाई थी कि वो जो मतलब पंजा आजमा रहा है कंप्यूटर, और कंप्यूटर जीत रहा है। तो लेकिन वो जो डीप ब्लू है वो सिर्फ चेस खेल सकता है। उससे अगर आप कहें कि कोई नज़म लिख दो, वो नहीं लिख सकता वो, क्योंकि उसके अंदर वो सिर्फ वही प्रोग्राम फीड किया हुआ है। जो वॉल स्ट्रीट वाले मैंने सॉफ्टवेयर बताया, वो सिर्फ अपना वो काम कर सकते हैं। उनसे कहें कि गाड़ी चलाओ, गाड़ी ड्राइव करो, वो नहीं कर सकेंगे, क्योंकि वो नैरो इंटेलिजेंस है। इंसान के जो है ना वो जनरल इंटेलिजेंस है। गैरी कास्पारोव वहाँ पे चेस खेल के आ रहा है, वो गाड़ी भी चला रहा है, वो बातें भी कर रहा है। ये भी गुफ्तगू करना, कोई ज़बान इस्तेमाल करना, ये भी इंटेलिजेंस की एक इंतहाई आला शक्ल है।
तो वो इंसान जो है ना वो मुख्तलिफ यानी ऑलराउंडर है, वो सारे काम कर रहा है। तो इस वक्त कोई ऐसी मशीन नहीं है जो कि ये सारे काम मुख्तलिफ काम कर सकें, उस समत में काम हो रहा है। तो वो अगर ये सारी चीज़ें इकट्ठी हो जाती हैं तो फिर वो हम कहेंगे कि ये ह्यूमन लेवल पे ये आ गया है कि ह्यूमन जैसे ऑलराउंडर लेवल का इंटेलिजेंस है। तो उस लेवल पे उसमें अभी टाइम बाकी है। अच्छा, GPT-3 की इन्होंने बात की, तो मैंने अभी कुछ दिन पहले उसका शेयर किया था। ये एक सॉफ्टवेयर है जो कि ओपन AI के नाम से एक छोटी सी कंपनी थी जिसके अंदर 20-30 लोग उसके अंदर काम करते थे। उन्होंने मिल के एक सॉफ्टवेयर बनाया था GPT-3 के नाम से। तो वो उसका मतलब वर्जन 1 था, फिर 2 था, अभी रिसेंटली उसका ये जुलाई में उसका वर्जन 3 आया है, GPT-3, इसलिए उसको 3 कहते हैं। तो वो इतना कामयाब हुआ कि उसको माइक्रोसॉफ्ट ने फ़ौरन ख़रीद लिया। तो अब वो माइक्रोसॉफ्ट की मिल्कियत है। तो ये कंपनीज जो है ना ये फ़ौरन उठाती हैं इस तरह की चीज़ों को। वो क्या करता है, उसके अंदर तमाम दुनिया के तमाम इंटरनेट का डाटा उसके अंदर फीड किया हुआ है, वो सारा डाटा मौजूद है। और जैसे अगर आपने मोबाइल पे आपने ओके गूगल या सीरी एप्पल वाला में जो होता है वो आपसे कोई सवाल करते हैं तो वो उसका जवाब देता है, लेकिन ये बहुत ही बुनियादी शक्ल है। समझ लें कि इससे कई मिलियन टाइम पावरफुल है वो GPT-3 ये करता है कि आप उससे कोई बड़ा पेचीदा कोई इकोनॉमिक्स पे कोई टेक्निकल या कोई तनकीदी कोई आर्टिकल दे दें, वो उसकी आपको 2 पैराग्राफ में 1 पैराग्राफ में समरी बना के, और बिल्कुल एक्यूरेट समरी, ये नहीं कि वैसे ही, हत्ता कि वो आप उसे अपनी कोई तहरीर दें, वो आपकी ग्रामर की अगलात और बड़े हाई लेवल की अगलात वो निकाल के बताएगा कि ये आपने फ़लाँ जगह पे गलत इस्तेमाल किया है। तो इसके अलावा वो उससे मतलब शायरी करवाई गई है, वो उसको आप बताएं कि आपने इस मौजू पे नज़म लिखनी है, वो आपको नज़म लिख के बता देगा। और इस उसमें लिखनी है उस्लूब बताएं, उस्लूब भी उस उस्लूब में लिखता है। अच्छा, मैंने उसके प्रिंट आउट लिए थे कुछ, लेकिन वो बदकिस्मती से मैं साथ लाना भूल गया। उसकी एक उसने आर्टिकल लिखा था गार्डियन अखबार में, और अच्छा, उस रोबोट ने उसको मौजू दिया गया कि इस मौजू पे आर्टिकल लिखो कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से दुनिया को ख़तरा क्यों नहीं है। उसने कोई 2-3 सफ़े का आर्टिकल लिखा और इतना खूबसूरत उसने आर्टिकल लिखा है, इतनी ज़बरदस्त उसने लैंग्वेज इस्तेमाल की है, और उससे भी बढ़ के उसने जो आर्गूमेंट बिल्ड किया है, जैसे इंसान कोई बड़ा अच्छा राइटर जो है ना, वो अपनी एक दलील लेके आता है, फिर उसको सपोर्ट करने के लिए शवाहिद लेके आता है, फिर दूसरी दलील करते करते एक कंक्लूजन की तरफ आप बिल्ड करते हैं, जो अच्छे राइटर्स होते हैं। उसने, अगर आप वो आर्टिकल पढ़ें तो इतनी खूबसूरती से अपना मुकदमा उसने लड़ा है, उसने मुख्तलिफ एंगल से वो लेके आया है दलीलें लेके, और उसने ये कहा कि नहीं, मुझसे कोई ख़तरा नहीं है इंसान को। तो ये GPT-3 है जो इस वक्त सबसे पावरफुल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का प्रोग्राम है। और आप सोचें कि इसका 4 आएगा, फिर 5 आएगा, और वो डबल समझ लें, डबल। अच्छा, ये इस वक्त इसके 170 बिलियन इसके पैरामीटर्स हैं। इसका जो पिछला वर्जन था उसके कोई 15 या 16 बिलियन पैरामीटर थे, यानी उससे 10 गुना ज़्यादा पावर। पैरामीटर्स की तारीफ करते हैं हमारे लिए, पैरामीटर क्या है? ये एक उसका पैरामीटर ये है कि ये सारा टेक्स्ट उसके पास है इंटरनेट का, फिर आपका विकीपीडिया सारे का सारा उसके अंदर फीड किया हुआ है, वो सारा डाटा, तो वो डाटा पॉइंट्स हैं, वो जानता है सब, वो जानता है, उसको पता है। तो आप उससे जो सवाल पूछेंगे वो उस तमाम नॉलेज को मद्देनज़र रखते हुए जवाब देगा। आपने उसका इंटरव्यू देखा है, तो वो उस सारी इन्फॉर्मेशन को मद्देनज़र रखते हुए वो उसका जवाब दे रहा है, वो फ़ौरन देता है क्योंकि उसके पास वो सारी चीज़ें, और वो आपके जो सोचने की रफ्तार है उससे 1 मिलियन टाइम्स फास्टर है वो। तो इसलिए वो तो आपने देखोगे बाद जवाब इससे पहले के सवाल ख़त्म होता है उसने पहले ही दे दिए, और उतने मुश्किल सवाल, यानी वो वजूदियाती सवाल है, आप किसी फ़लसफ़ी से पूछें वो भी थोड़ा अटक जाएगा कि यार ये आप, तुम्हारा वजूद क्या है, तुम्हारे ख्वाहिशात क्या हैं, तुम्हारे गोल्स क्या हैं, तुम्हारी ज़िंदगी का मकसद क्या है। इस तरह के सवाल अगर आप किसी इंटेलिजेंट इंसान से भी करें तो वो थोड़ा सोचेगा यार ये किस एंगल से आ रहे हैं, लेकिन वो देखें कि कितनी वो जल्दी जवाब दे रहा है, उसको जो ही सवाल ख़त्म होता है फ़ौरन उसका तैयार होता है, और बिल्कुल नपतुला प्रिसाइज जवाब, ये नहीं कि कोई उसमें वो कोई उलझाव है या कोई बहाम है, तो वो इतना इंटेलिजेंट है। तो अगर इसका अगला वर्जन GPT-4 अगर इससे भी 10 गुना पावरफुल है, और उसका भी 10 गुना पावरफुल है, तो आप सोचें कि इसका वर्जन 10, 15, 20 वो किस लेवल पे चला जाएगा। जबरदस्ती सर, मैं ये पूछना चाहता हूँ सवाल कि आपका आर्टिकल पढ़ा, उसमें आपने लिखा कि सिर्फ जो है ना इंसान के खाने तब्दील होने से उसके जबड़े में और हड्डियों में किस तरह की तब्दीलियाँ
आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से जितना मतलब है वो हमारा लाइफस्टाइल ये चीज़ें तब्दील हो रही हैं, तो आप सेपियंस पढ़े तो पता चलता है कि वो 20 लाख पहले वाला इंसान था और आज के इंसान में भी बड़ा फर्क है, और 80 लाख पहले वाले में और आज के भी बड़ा फर्क है। तो ये अब तो तब्दीलियाँ बड़ी तेज़ी से आ रही हैं, तो इंसान के अंदर जो तब्दीलियाँ उसके अंदर सिस्टम के अंदर होंगी चीज़ों में, तो उसके बाद जो है वो क्या आज का इंसान आप समझते हैं 1 लाख साल बाद ऐसा ही होगा, चंद हज़ार साल बाद ऐसा ही होगा? नहीं, जिस तरह के उस आर्टिकल में मैंने लिखा था कि एवोल्यूशन तो मसलसल ऐसी चीज़ है कि रुकती नहीं है, वो मसलसल हो रहा है, हर वक्त जारी है वो और सिर्फ इंसान में नहीं बल्कि दुनिया के हर जानदार में मसलसल एक एवोल्यूशन के अमल से गुज़र रहा है। लेकिन ये अमल जो है ना ये बिल्कुल ही रैंडम है, इसमें कोई समत इसके मुतय्यन करना वो बड़ा मुश्किल है। लेकिन दूसरी बात यह है कि ये बहुत स्लो अमल है, तो ये जो सुपर इंटेलिजेंस है ये तो बिल्कुल सामने की वाली बात है। तो जिस तरह मैंने बताया कि ये जो मतलब हमारे सामने नौजवान बैठे हुए हैं, ये इनकी ज़िंदगियों ही में बड़े स्ट्रॉन्ग चांसेस हैं कि वो सुपर इंटेलिजेंस आ जाएगी, जबकि इंसान के अंदर जो तब्दीलियाँ जो कुदरती तौर पर रूनुमा हो रही हैं वो एक तो बड़ी माइनर हैं और दूसरी बहुत स्लो हैं। तो उसमें लाखों बरस का अमल लगता है कि इंसान कोई नई स्पीशीज़ में मुंतकिल हो जाए, वो एक बहुत ही स्लो प्रोसेस है। लेकिन ये तो बिल्कुल चंद अशरों की बात है, तो उस वक्त तो इंसान में कोई तब्दीली नहीं आएगी। इंसान पिछले 2 लाख साल इंसान की जो स्पीशीज़ है होमो सेपियंस, इसकी उम्र तकरीबन 3 लाख साल है। तो 3 लाख साल पहले का इंसान भी अगर आप ले आएँ हैं, उसको सूट वूट पहना दें और उसको आप यहाँ बिठा दें तो किसी को पता नहीं चलेगा कि ये कोई अलग से मखलूक है, क्योंकि वो बहुत ही स्लो उसके अंदर तब्दीलियाँ आती हैं। लेकिन ये जो आर्टिफिशियल जो मसला है ये फिर बिजली की रफ्तार से बढ़ रहा है, तो ये उसकी नौबत ही नहीं आने देगा, उससे पहले ही बहुत ज़्यादा तब्दीलियाँ वो ले आएगा। अच्छा, फिर उसकी मदद से मैंने तो एक नेगेटिव सिनारियो पेश किया ना कि उससे एग्जिस्टेंशियल थ्रेट है इंसान को, कि वो अपने गोल्स अचीव करने के लिए कुछ भी कर सकता है। इवन आप उसको सिंपल कोई कमांड दें और वो उस कमांड को किसी और तरीके से इंटरप्रेट करके और वो पूरी दुनिया को तबाह कर सकता है। तो ये एक सिनारियो इस तरह का एक फ़िलासफ़र है निक बॉस्ट्रम, जो कि सुपर इंटेलिजेंस में काम कर रहा है, उसकी बुक भी है इसी नाम से, सुपर इंटेलिजेंस। उसने कहा है कि आपने उसको कमांड दी कि तुमने पेपर क्लिप बनाने हैं। आपने सुपर इंटेलिजेंट कंप्यूटर को, जो आपसे अरबों गुना ज़्यादा ज़हीन है, उसको आपने कहा कि यार मुझे मतलब पेपर क्लिप चाहिए। अच्छा, वो अब पेपर क्लिप जो बना रहा है वो आपके तरीके से नहीं बनाएगा, वो अपने कोई और तरीके इस्तेमाल करेगा। और वो अगर वो क्योंकि उसके गोल्स, उसके दुनिया को देखने का तरीका वो आपसे बिल्कुल ही मुख्तलिफ है, तो इसलिए वो कौन से तरीके इस्तेमाल करता है, वो अपने माहौल में से क्या पता कि वो वहाँ से आइटम इकट्ठे करके उसके पेपर क्लिप बनाना शुरू कर दे और वो बनाता ही चला जाए, वो रुके ही ना, वो आपके तमाम शहर, तमाम आबादियाँ उनको लेके तो सबके मतलब पेपर क्लिप बना दे। तो वो फिर उसका कोई बटन भी नहीं होगा ना कि आप उसको जाके प्लग खींच दें तो बंद हो जाएगा। जैसे इंटरनेट का कोई बटन नहीं है, अब इंटरनेट आप बंद नहीं कर सकते, आप कौन बंद करेगा, कोई किल स्विच नहीं है। तो इस तरह वो अगर आपने कोई कमांड दे दी और उसने गलत समझ के अपने हिसाब से वो ठीक कर रहा है लेकिन वो आपके हिसाब से गलत है, तो वो कुछ भी कर सकता है। तो वो ज़्यादा इमीडिएट एक मसला है। तो इंसान के अंदर जो तब्दीलियाँ हैं, इर्तिकाई तब्दीलियाँ, वो तो बड़ा टाइम लगेगा। अच्छा, लेकिन इसको इर्तिकाई तब्दीलियों या दूसरी तब्दीलियों के अगर तनाजुर में देखें तो हम इससे बहुत सारे काम भी ले सकते हैं। अभी इस वक्त जो मसाइल हैं इंसान के सामने जिनका कोई हल नज़र नहीं आ रहा और पूरी दुनिया कोशिश कर रही है, जैसे माहौलियाती तब्दीली है, तो वो बज़ाहिर आउट ऑफ कंट्रोल नज़र आ रही है, लेकिन सुपर इंटेलिजेंट कंप्यूटर जो है वो उसका कोई बड़ा आसान सा आपको हल निकाल के दे सकता है कि ये लो, ये इस तरह हल किया। जैसे कैंसर है, कैंसर के ऊपर बेतहाशा रिसर्च हुई है, कोई इसका समझ नहीं आ रही। कोरोना आपके सामने ही है, ये पूरी दुनिया लगी हुई है, कोई वैक्सीन इसकी बनाए, कोई ट्रीटमेंट। तो वो सुपर इंटेलिजेंट चूँकि आपसे अरबों गुना ज़्यादा ज़हीन है, तो वो तो सेकंड में आपको उसका हल, मसाइल का हल भी बता सकता है, फिर आपको इन्हेंस भी कर सकता है। आपकी जो इंटेलिजेंस है उसको अगर आप उसके साथ इस्तेमाल करें, जैसे मोबाइल के अंदर आ जाता है इस तरह का सिस्टम, तो आपकी ज़िंदगियाँ जो हैं वो कितनी आसान हो जाएंगी, तो आपके सारे काम वो करना शुरू हो जाएगा। अच्छा, फिर देखेंगे जो आपका इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आया था 1780s के करीब, तो उसने मतलब कम से कम उसने वेस्टर्न वर्ल्ड में ये किया है कि इंसान को मैनुअल लेबर, जो फिज़िकल काम जैसे मजदूरी है, किसान खेतों में काम कर रहे हैं या फैक्ट्रियों में मजदूर हैं, उससे आज़ाद कर दिया था। अब उसकी जगह वहाँ पे सिस्टम आ गए, जैसे गाड़ियाँ आ गई हैं, रोबोट फैक्ट्रियों में काम कर रहे हैं,
या मतलब खेतों में बड़ा बड़ा काम। ट्रैक्टर इस्तेमाल हो रहा है, मशीनें इस्तेमाल हो ड्रोन इस्तेमाल हो रहे हैं बहुत सारे, तो उसने फिज़िकल लेबर से आपको उसने आज़ाद कर दिया था, कम से कम वेस्टर्न वर्ल्ड में। मैं यहाँ की बात नहीं कर रहा, थर्ड वर्ल्ड की बात नहीं कर रहा, वहाँ पे उसने आज़ाद कर। अब जो इंटेलिजेंट कंप्यूटर हैं ये आपको मेंटल जो है उससे भी आज़ाद कर देंगे कि वो सोचने का काम, अभी इंसान ने सोचने का काम अपने ज़िम्मे ले रखा है ना, कि आप ठीक है फ़िज़िकल काम वो करें लेकिन हम प्लानिंग है या क्रिएटिव चीज़ें हैं वो हम करेंगे। लेकिन जब वो आपसे ज़्यादा इंटेलिजेंट हो जाए तो वो फिर ये भी आपसे ले लेगा, वो कहेगा कि आप फिर साइड में हो जाए, तो फिर इंसान एक उज़्व मुअत्तल बन कर रह जाएगा। सदर मतलब ये जो यानी हमें बीमारियों से ये बचाएगा तो यकीनन हमारी एज बढ़ेगी। जी और ऐसा भी मुमकिन है कि वो हमें मरने ही ना दे सुपर जी जी कंप्यूटर जो होगा। जी बिल्कुल। इंटेलिजेंस अगर ऐसा हो जाता है वो हमें तो अच्छा, इसमें एक चलिए इस पे बात करें कि क्या इस तरफ भी ये साइंस सोच रही है कि तो मौत पे काबू पाया जाए कुछ इसको। जी जी बिल्कुल, मौत के मसले पे बहुत सारे एंगल से इसके ऊपर काम हो रहा है। और मौत बेसिकली ये है कि मौत कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि जिससे इंसान मरे, बल्कि वो किसी बीमारी के हाथों मरता है। अगर आप तमाम बीमारियों के इलाज ढूंढ लें तो वो फिर किसी से मरेगा। वो मतलब कोई भी शख्स अगर 100 साल की उम्र में या 90 साल की उम्र में फौत होता है तो उसकी मौत की वजह लिखी होती है कि ये कार्डियक अरेस्ट हो गया, या फालिज का हमला था, या कोई अल्जाइमर था, बीमारी थी, ये था वो। अगर आप उस बीमारी का हल ढूंढ लेते हैं तो फिर मौत भी डिले हो जाएगी। और अभी से अगर आप देखें तो पिछले 100 साल में इंसान की उम्र जो है वो डबल हो चुकी है। यानी 1900 के लगभग दुनिया में एवरेज जो एज थी वो तकरीबन 30 साल के करीब थी, एवरेज एज। इस वक्त दुनिया में एवरेज पूरी दुनिया के आप निकालें तो वो 65 से ऊपर है। तो इवन हमारे यहाँ भी 60 से ऊपर चली गई है एवरेज उम्र। तो अगले 100 साल में मेरा अपना ये ख्याल है कि अगर आपने ये चीज़ें बाकी चीज़ें कंट्रोल कर लीं और आपने एजिंग के जो मसाइल होते हैं, मसलन जो उसके बुढ़ापे की जो बीमारियां हैं, जो चीज़ें हैं, जैसे जोड़ों का मसला है, जैसे स्किन है, या मेमोरी ज़ाया हो जाती है, बाकी चीज़ें, तो उसका भी हल अगर कोई निकले तो वो फिर कोई वजह नहीं है कि इंसान जो है वो इमॉर्टल ना बन जाए। अच्छा, एक तो ये सिनेरियो है कि आपकी फ़िज़िकल बॉडी ही को मेंटेन रखा जाए। जैसे अगर मतलब गाड़ी है और आपके पास बहुत अच्छा मैकेनिक है जो कि उसके पार्ट्स भी फ़ौरन चेंज कर देता है और बड़ी अच्छी उसकी सर्विस देता है, तो वो गाड़ी चलती रहेगी। कोई वजह नहीं है कि वो गाड़ी ख़राब हो, क्योंकि जो पार्ट उसका ख़राब है वो रिप्लेस हो जाता है। जो भी चीज़ ख़राब है वो एक नया पार्ट उसमें लग जाए, तो वो गाड़ी हमेशा के लिए इंडेफिनेटली वो चलती रहेगी, अनलेस कि कोई वो किसी ट्रक के नीचे आ जाए, वो एक अलग सूरत हाल। लेकिन अच्छा, इसी तरह से फिर आपका अगर दिल का मसला है तो दिल रिप्लेस कर दें, दूसरा डाल दें। मतलब गुर्दों का मसला है तो आर्टिफिशियल गुर्दे डाल दें। आँखें कमज़ोर हो गई हैं तो आर्टिफिशियल आँखें डाली जा सकती हैं। तो ये सारी चीज़ें अगर होती हैं तो फिर जो है ना वो मौत मतलब डिले हो जाएगी और मौत के ऊपर काबू भी पाया जा सकता है। अच्छा, एक और सूरत ये है, इससे भी ज़्यादा फार फ्लंग या फार रीच्ड, वो ये है कि आपका जो कॉन्शियसनेस है, आपका जो शऊर है, इसके ऊपर बाकायदा काम हो रहा है कि वो किसी तरीके से अपलोड हो जाए कंप्यूटर में या सॉफ्टवेयर में। हाँ, वो कोई मशीन आपकी सर के साथ लगा के तमाम डेटा, क्योंकि बेसिकली डेटा ही है ना, मैंने शुरू में यही बात की थी, ये डेटा ही है। वो तमाम डेटा उसी शक्ल में महफूज करके वो किसी हार्ड ड्राइव में या किसी सिस्टम के अंदर अपलोड हो जाए, तो वो आप ही होंगे, क्योंकि वो उसके अंदर आपके तमाम सोचें, आपके ख्वाब, आपकी मेमोरीज, जज्बात वो वहाँ पे चले जाएंगे। तो वो फिर फिजिकल जो आपकी फ़िज़िकल बॉडी है उसकी ज़रूरत ही नहीं रहेगी। तो वो उस तरह से वो फिर अगेन इमॉर्टल है, उसको मौत नहीं है, क्योंकि वो एक अगर उसकी कंप्यूटर उसकी मतलब बैकअप्स होंगी, जिस तरह आप ऑनलाइन अगर आपका डेटा है तो वो महफूज रहता है। वो आपका कंप्यूटर ख़राब हो जाए, आपका मोबाइल टूट जाए, लेकिन डेटा जो आपने उसमें क्लाउड में डाला हुआ है वो नहीं ज़ाया होता, तो इस तरह वो भी ज़ाया नहीं होगा। वो इमॉर्टेलिटी की एक और शक्ल है। ये इस तरह हो सकता है कि किसी बंदे की मेमोरी उस पर कोई चिप फिट करके उसकी मेमोरी डिस्ट्रॉय की जा सके और उसको कोई याद ना रहे पीछे? हाँ, बिल्कुल हो सकता है। फ़िलहाल इस तरह से नहीं होता, मुमकिन नहीं है कि वो क्या सोच रहा है, वो पता चले बंदे को, कंप्यूटर पे बंदा बैठा है, वो पता लगा कि क्या सोच रहा है। सोचने का तो इस पर काफ़ी हद तक काम हुआ है, वो बिल्कुल एग्जैक्ट उस तरह से नहीं पता, लेकिन ये इतना इस हद तक ज़रूर पता चल गया है कि अगर मसलन
MRI मशीन के अंदर FMRI जो उसकी एडवांस वर्जन है, उसके अंदर आप किसी बंदे को डाल लें और उससे कहें कि वो कोई महदूद लेवल पे एक एक्सपेरिमेंट्स हुए हैं कि उससे 20-25 चीज़ें, जैसे कोई खिलौना है या सेब है या बर्तन है, तो उससे कहें कि तुम उसके बारे में सोचो। उससे पहले वो चीज़ें दिखाई और फिर उससे कहा कि तुमने इसके बारे में फ़र्ज़ किया कि वो किसी सेब के बारे में सोच रहा है, तो उसका MRI करके आप बता सकते हैं कि किसके बारे में सोच रहा है। वो एक महदूद लेवल पे ये मुमकिन है, ये हो रहा है और इसके एक्सपेरिमेंट्स हैं। अगर आप YouTube पे जाएँ तो आपको मिल भी जाएंगे। तो इस नहीं, मूवीज़ तो एक फिक्शन होता है ना, लेकिन ये एक्चुअल एक्सपेरिमेंट्स हैं कि वो ये बता सकते हैं कि ये किस बारे में सोच रहा है, लेकिन वो महदूद लेवल है कि ये इस वक्त किस ऑब्जेक्ट के बारे में सोच, लेकिन बाकी जो हायर थिंकिंग है उस तक फ़िलहाल रसाई मुमकिन नहीं, लेकिन काम हो रहा है। जी अरशद भाई, क्या ऐसा भी मुमकिन है कि ये जो सुपर कंप्यूटर है इंसान के कंट्रोल से बाहर हो जाए, ग्रिप से बाहर हो जाए? जी जी बिल्कुल। वो शुरू में मैंने यही अर्ज़ की थी कि वो जो सुपर इंटेलिजेंट कंप्यूटर है, एक तो सुपर कंप्यूटर अलग चीज़ है, सुपर इंटेलिजेंस वो एक अलग चीज़ है कि वो आपसे, इंसान से जो हज़ारों लाखों करोड़ों गुना ज़्यादा ज़हीन कंप्यूटर अगर बन जाता है तो वो आउट ऑफ कंट्रोल इसलिए बाय डेफिनेशन होगा, इसलिए कि वो उसके जो गोल्स हैं, उसके एम्बिशंस हैं, वो क्या सोच रहा है, क्या उसकी थिंकिंग है, वो आपसे बिल्कुल ही डिफरेंट होगी और आपको समझ ही नहीं आएगी कि वो मतलब करना क्या चाहता है। मैंने मिसाल दी थी इसकी काकरोच की। काकरोच को नहीं पता कि इंसान क्या कर रहा है, तो इसलिए वो उस इंसान को नहीं पता चलेगा कि वो क्या सोच, क्योंकि उसका जो गैप है वो उतना ही होगा, तो इसलिए वो टोटली आउट ऑफ कंट्रोल है। इसीलिए दुनिया के जो मतलब बड़े थिंकर्स हैं वो ये कहते हैं कि इंसान के वजूद को सबसे बड़ा ख़तरा, एग्जिस्टेंशियल थ्रेट, वो सुपर इंटेलिजेंस है। सदर महफिल, यहाँ पे एक सवाल मैं ये करना चाह रहा हूँ कि अभी तक इंसान को जो ख़तरात लाहक थे नेचर से, ज़लज़ले की सूरत में, सैलाब की शक्ल में, तूफ़ान की शक्ल में, तो वो यूँ ही, यानी जब ज़लज़ला हमारे यहाँ कश्मीर में आया तो दोनों तरफ के जो लोग थे दूसरे की मदद को फ़ौरन पहुँच के भूल गए सब। जी जी। तो हम ये जो आपस में इंसानियत आपस में बिखरी हुई है टुकड़ों में, तो ये जो आफाकी कोई भी हम पे मुसीबत आती है तो हमें एक कर देती है, यानी एड्स है तो हम मिल के इसका इलाज किसी जी शक्ल में, जी जी। या सूरज का हमें पता चले कि सूरज मध्यम होने जा रहा है या बुझने जा रहा है तो हम इसका कुछ ना कुछ मिल के सारे करेंगे। तो क्या ऐसा मुमकिन नहीं है कि सुपर इंटेलिजेंस जब अपने शुरू के कुछ करतब दिखाए, और वो चूँकि करतब मेरे ख्याल में नेचर से भी ज़्यादा पावरफुल, जो मैं भी एज्यूम कर रहा हूँ कि वो कुदरत से ज़्यादा शदीद होंगे, क्योंकि वो हमसे अरबों खरबों, जी जी, हमको बड़े पंखे का सोच सकते हैं कि बड़ा पंखा लगा के बादलों को डिस्पर्स कर दिया जाए तो यार से लाभ नहीं आए, ये हम सोच सकते हैं। लेकिन जो उनका हमसे मिलियंस ऊपर टाइम है, तो उनकी तरफ से जो हम पे अजाब नाजिल होंगे, मेरे ख्याल में वो उसी शिद्दत से हमें आपस में फ़ौरन जोड़ेंगे। तो क्या उसमें आप कुछ सोचते हैं कि इससे कुछ चांस बन सकता है? नहीं, अगर देखें ट्रू अगर सुपर इंटेलिजेंस अचीव हो जाती है तो फिर उसका मुकाबला करना वो फिर बिल्कुल बेसूद सी बात है ना, क्योंकि वो आपसे इतना एडवांस्ड है, तो आप फिर क्या करेंगे? आप बेशक मिल भी जाएं, वो कुछ नहीं कर सकते। मसलन अगर मैंने इंटरनेट की बात की थी, इंटरनेट का प्लग कहाँ पे है? अगर मैं मैं ये इस्तेमाल नहीं करना चाहता एक फिगर, लेकिन अगर तमाम दुनिया के मतलब काकरोच मिल भी जाएं तो वो क्या इंसान का क्या करेंगे? तो वो अगर ट्रू सुपर इंटेलिजेंस अचीव हो जाती है तो फिर जो करना है उसी ने करना है। वो आप तो फिर जो वो जो मिसाल है ना कि अगर आपके सामने शेर आ जाए तो क्या करेंगे, तो उसका जो करना है शेर ने करना है। अच्छा सर, मैं एक सवाल करना चाहूँगा कि आपने कहा मौत के हवाले से काम जारी है, ये काम कर रही है, जी जी, वो हो रहा है, लेकिन मौत बहुत बड़ा एक मसला है इंसान। जी जी, लेकिन आबादी का बढ़ना भी तो एक मसला है। अब इसके होते हुए हम कैसे क्यों काबू पाएंगे इसमें? देखें आबादी जो है ना, वो एक बड़ी दिलचस्प बात आपको बताऊं कि आबादी में इजाफा जो है ना, वो ये पहले यूँ गया था, अब ये इस तरह आ रहा है और अभी रुक गया है, और बहुत सारे मुल्कों में आबादी कम हो रही है, और वो मुल्क जो हैं वो बाकायदा अपने अवाम को इंसेंटिव दे रहे हैं कि आप बच्चे पैदा करें, उसको मतलब बोनस दिए जाते हैं। और ये जापान में, मगरबी दुनिया में और अमेरिका में भी ये एक बहुत बड़ा मसला है। अमेरिका में सिर्फ इसलिए नहीं कि वहाँ पे इमिग्रेंट्स बाहर से आ जाते हैं, इसलिए वो आबादी थोड़ी बढ़ रही है, लेकिन जो अपने लोग हैं उसके, वो वहाँ पे आबादी उनकी कम हो रही है।
तो मतलब प्रोजेक्शन इस तरह से हैं कि इस वक्त दुनिया की आबादी 7 अरब 80 करोड़ के करीब है। तो ये कभी भी 10 अरब से ऊपर नहीं जाएगी। जिस हिसाब से लोग बच्चे कम पैदा कर रहे हैं, मसलन आपने पढ़ा होगा कि आज से 50 साल पहले 100 साल पहले लोगों के 10-10 बच्चे होते थे, 8-8 बच्चे। अब इस वक्त लोगों की कोशिश ये होती है कि 2 बच्चे ही, 2 ही अच्छे। वो हुकूमत की तरफ से भी कैंपेन चलाई जाती है। मगरबी दुनिया में तो इससे भी ज़्यादा बुरी सूरत हाल, वो तो बच्चे पैदा कर ही नहीं रहे। और कई मुल्क पूरे यूरोप देख लें, कनाडा को देख लें, अमेरिका की अपनी सफ़ेद फार्म आबादी देख लें, वहाँ पे कम हो रही है आबादी। तो इसलिए वो ख़तरा नहीं है कि दुनिया की आबादी को आउट ऑफ कंट्रोल हो जाएगी, तो आबादी तो मतलब कम होना शुरू हो जाएगी। अच्छा, फिर इंसान एक्सपेंड भी कर रहा है, दूसरे सैयारों पे जा रहा है। अभी पिछले हफ्ते चाँद पे पानी के आसार मिले हैं। मरीख पे बाकायदा मिशन जा रहे हैं और ये अगले 3-4 साल में इंसान मरीख पे उतरने वाला है। तो वो एक्सपेंशन तो हो रही है, वो जगह का मसला नहीं है, आबादी का इशू नहीं है। सर अगर एआई इंसान से वाकई बेहतर दिमाग है, फिर तो उसे गुलामी का एहसास भी होगा। अगर उसको गुलामी का एहसास होगा, क्या वो इंसानों के खिलाफ जंग लड़ेगी? देखें ना, ये ग़ुलामी और आज़ादी ये तो इंसानी कॉन्सेप्ट्स है ना। तो नहीं, वो आ जाएगी, लेकिन वो आपके कॉन्सेप्ट्स हैं ना। ये मज़हब हो गया, या आपका मुआशरा है, आपके अखलाकियात हैं, आपके उसूल हैं, वो सारी चीज़ें, ये तो सारी इंसानी चीज़ें हैं ना। जो एक बिल्कुल नई मखलूक है, जो आपसे बिल्कुल डिफरेंट, उसके सोचने का तरीका ही अलग है। इंसान जो है ना, उसकी तो पूरी एक इर्तिका, जिस्मानी इर्तिका के अलावा जहनी इर्तिका और माशरती इर्तिका और तहज़ीबी इर्तिका हुआ है ना, वो इस मराहिल तक पहुँचा है। वो हज़ारों साल के अमल से गुज़र के पहुँचा और इस लेवल पे वो उसकी सारी उसने समाजियात, अखलाकियात, मज़ाहिब, ये सारी चीज़ें उसने तख्लीक की हैं। लेकिन एक ऐसी चीज़ जो बिल्कुल ही अलग है, वो सोचने का तरीका ही उसका अलग है, उसका सिस्टम ही अलग है। तो वो आपकी इन चीज़ों से बादर नहीं करेगी वो कि ये ग़ुलामी है। और वो उसको ग़ुलाम, इंसान को ग़ुलाम बना के उसको मेरा नहीं ख्याल कि कोई फ़ायदा है। उसने तो अपना गोल अचीव करना है। अगर वो फ़र्ज़ किया कि उसने ये इमेजिन कर लिया कि इंसान जो है इसका कोई फ़ायदा नहीं है, दुनिया ये कार्बन एमिशंस कर रहा है, ये जंगें करता है और ये असलहा जमा कर, वो एक बटन दबा के सारी इंसानियत को ख़त्म कर, वो फ़ैसला कर ले कि कोई फ़ायदा नहीं है इसका, ख़त्म करो इसको, हटाओ, इसकी वजह से उल्टा नुकसान है। और वाकई आप अगर देखें, इंसान ने दुनिया को जितना नुकसान पहुँचाया है, इस वक्त जितने जानवरों की स्पीशीज़ रोज़ाना कुछ सैकड़ों के हिसाब से जानवर जो मादूम हो रहे हैं, नस्लें मादूम हो रही हैं। इस वक्त 6th एक्सटेंशन जो है वो बड़ी एक्सटेंशन दुनिया में चल रही है और हर चीज़ को पल्यूट किया हुआ है। आलूदगी, कोई दुनिया का समंदर नहीं बचा हुआ जो आलूदा नहीं है, कोई झील नहीं बची हुई, हत्ता कि जो एटमॉस्फेयर है वो भी नहीं बचा हुआ। वहाँ पे रोज़ाना कितने मिलियन टन कार्बन डाइऑक्साइड फेंक रहा है। तो ये काम तो कर रहा है। तो वह अगर वो फैसला कर ले कि जी इसको हटाओ इसको, तो बस वो एंड ऑफ स्टोरी है। मशीन का लाइफस्टाइल क्या होगा, उनका आपस में एक दूसरे के साथ क्या रवैया होगा? इंसान का रवैया का बना हुआ है वो सच, मतलब एक मशीन के मतलब बाद दूसरी मशीन है, उनकी आपस में अंडरस्टैंडिंग क्या होगी? नहीं, वो तो इंटरकनेक्टेड हो, कैसे करेंगी? क्या वो किसी एक ही डेटा बैंक से वो सारा डेटा या सोर्स या कोई ऑर्डर ले रही होंगी, या हर मशीन इंडिविजुअल कैपेसिटी में, जैसे एक आपकी थॉट एक मेरी है, एक अदर बंदे की है, हम मुख्तलिफ रवैयों के लोग यहाँ पे बैठे हुए। हो सकता है कि एक किसी बात पे कॉमन सुन रहे हैं, लेकिन हर एक के जहन में मुख्तलिफ सवाल बन रहे हैं। क्या मशीन भी सेम टाइम में सारा कुछ कर पाएगी? अगर ये नहीं करेगी तो क्या उसके आपस में तसादम भी मुमकिन हो जाएगा? असल मसला तो ये है कि क्या वो सर्वाइव कर सकेगी? इंसान ने तो चलो एक सफ़र किया, हम उसके जो तारीखी देखें, क्या उसका सफ़र किया है? नहीं, देखें ना, वो तो आपका सवाल उस सूरत में वैलिड होता जब आप मुख्तलिफ़ किस्म के सुपर इंटेलिजेंट कंप्यूटर बनना शुरू होते। एक यहाँ से बन रहा है, एक वहाँ से बन रहा है, एक और वो डिफरेंट सिस्टम है, ये डिफरेंट सिस्टम है, वो तीसरा। जिस तरह इस वक्त मोबाइल कंपनीज़ हैं, उसकी मिसाल अगर ले लें तो मुख्तलिफ़ कंपनीज़ हैं, कोई 10-20 कंपनीज़ हैं जो कि आपस में कम्पीट कर रही हैं और सारी मोर और लेस एक ही लेवल पे हैं। लेकिन ये जो काम होगा, सुपर इंटेलिजेंट एक्सप्लोजन जब होगा, तो वो फ़ौरन ही लाखों साल आगे चला जाएगा। वो पहला कंप्यूटर, जो पहला बंदा मतलब रेस जीतेगा, तो वो वाहिद फातेह होगा, फिर दूसरा कोई, दूसरे तीसरे चौथा कोई नहीं होगा, वो एक ही होगा।
और वो उसके जो डिफरेंट पार्ट्स हैं, डिफरेंट सिस्टम्स हैं, वो इंटरकनेक्टेड होंगे। जिस तरह इंटरनेट है तो वो इंटरनेट के अंदर ही हुलूल कर जाएगा ना, वो पूरी दुनिया में फैल जाएगा। वो आपके मोबाइल के अंदर भी होगा, आपके कंप्यूटर के अंदर भी होगा, वो हर जगह पे मतलब क्लाउड जिसको कहते हैं, तो वो हर जगह पे होगा। तो वो कोई एक यूनिफाइड बॉडी नहीं होगी कि फ़लाँ जगह पे उसका प्रोसेसर पड़ा हुआ है और फ़लाँ जगह पे उसका तो इसलिए जिस तरह मैंने कहा कि उसका कोई ऑफ़ वाला बटन भी नहीं है कि आप जाके उसको बंद कर दें। तो वो मेरा अपना जो अंदाज़ा है कि वो कोई एक ही अचीव करेगा, और जब उसने अचीव कर लिया वो लेवल, तो बाकी सबको वो फिर वो पीछे रोक देगा, और वो सेल्फ इम्प्रूवमेंट उसकी बिल्कुल एक्सप्लोजन की तरह होगी। वो फिर मतलब सेकंड्स के अंदर अपने आप को अपडेट करेगा, बल्कि माइक्रो सेकंड्स के अंदर अपडेट करता रहेगा। तो वो दूसरों के लिए चांस ही नहीं है। वो दूसरे अगर फ़र्ज़ किया कि 2 कंपनीज़ हैं और दोनों काम कर रही हैं, एक कंपनी जो है ना वो 1 महीना मतलब पीछे है, तो जिस कंपनी ने पहले बना लिया तो वो तो फिर उसको फ़ौरन रोक देगी ना। वो तो सिर्फ 1 महीने की बदौलत उससे लाखों साल आगे पहुंच गया ना, तो वो तो फ़ौरन उसको रोक देगा। वो तो उसके लिए दूसरी कंपनीज़ को, दूसरे मुल्कों को कंट्रोल करना, उसको रोकना, उसको स्लो करना, वो तो कोई मसला नहीं है। तो वो सिर्फ पहला जो होगा इसका एक ही विनर होगा इस रेस में। मेरा अपना ख्याल है कि फर्स्ट पोजीशन, सेकंड पोजीशन, थर्ड, ये गोल्ड मेडल ही होगा। इसमें सिल्वर और ब्रॉन्ज मेडल ये नहीं होंगे। जो पहले पहुंच गया, जो जीता वही सिकंदर। सर, इसका मतलब है कि आप जो बात कर रहे थे शुरू में, आपने एक बात बताई कि ये इंसानियत के लिए एक बड़ा खतरा बन सकता है। जी जी। तो क्या हम कह सकते हैं कि उसकी बुनियादी वजह ये होगी कि हमारे यहाँ फीलिंग्स होती हैं, और ये जो सुपर इंटेलिजेंस है और जो भी विनर होगा वो उनके यहाँ चूँकि ये फीलिंग्स वाले मामला नहीं होंगे, इसलिए इट कुड बी अ ग्रेट डेंजर फॉर ह्यूमैनिटी। जी जी बिल्कुल। उसके अंदर कोई हमारी तरह फीलिंग्स, हमदर्दी, कंपैशन, इस तरह की कोई चीज़, जाहिर है कि वो बिल्कुल ही अलग सिस्टम है। जैसे मैंने बताया था ना कि हमारे तो बायोलॉजिकल एवोल्यूशन और जो सिविलाइजेशनल एवोल्यूशन के ज़रिए हमारे सारे अखलाकियात बनी हैं, उसका तो कोई मसला ही नहीं है। तो उसको जिस तरह मैंने बताया कि अगर वो फ़ैसला करता है कि इंसान का वजूद जो है वो फ़ायदेमंद नहीं है, तो वो उसको फ़ौरन ख़त्म कर, उसके लिए कोई हमदर्दी या कंपैशन का कोई जज्बा उसके अंदर नहीं होगा। और ये जज्बात जो हैं, ये इंसान के जज्बात, ये तो आपकी प्रोडक्ट है ना, आपकी पूरी तमाम हिस्ट्री की प्रोडक्ट है, उसकी कोई इस तरह की हिस्ट्री नहीं है। मैं ये पूछ रहा था कि GPE3 नज़्में 4 लिख लेते हैं, यानी चलिए उसकी फीलिंग हम कहते हैं नहीं है, लेकिन वो किसी न किसी सतह के ऊपर तो वो उसको इसका एहसास है कि मैंने एक ऐसी प्रोडक्ट देनी है जो एहसासाती सतह के ऊपर, मालियाती सतह के ऊपर, जी जी, और लिसान की खूबसूरती के ऊपर वो पूरी होता है। जी जी। इसका मतलब है वो इन चीज़ों को जानता तो है कि एक बच्चे को खाना नहीं मिलेगा तो वो रोएगा। तो इस सिचुएशन में क्या ऐसा मुमकिन है कि इंसान उसको अपना, मेरे ख्याल में इंसान उसको अपना ले या उसका माइंड लेके अपने दिमाग के अंदर ट्रांसमिट कर ले, या अपना दिमाग उसके अंदर ट्रांसमिट कर ले। मेरे ख्याल में ये एक इन्फ्यूजन हो के ही रहना है, इस तरह का कुछ चांस बनेगा, इसी में हमारी बका है। मैंने वही बताया था ना, जो मतलब साइबोर्ग का तस्वर है वो यही है कि कोई फ्यूजन हो जाए, कोई किसी तरह का मिलाप, कि इंसान आधा कंप्यूटर हो, आधा उसकी जिस्मानी उसकी शक्ल हो, या इंसान का कॉन्शियसनेस पूरी तरह से रोबोट की शक्ल में चला जाए। ये 2-3 सिनेरियो इसके मुमकिन हैं, बल्कि इससे और भी ज़्यादा सिनेरियोस हैं। तो ये सारी लाइंस मुमकिन हैं। तो इसका बिल्कुल एग्जैक्ट पेशन गोई करने से मैंने शुरू में यही अर्ज़ की थी कि वो मुमकिन नहीं है कि आप बिल्कुल एग्जैक्ट प्रिसाइसली बता सकें कि ये क्या होगा। ये मुमकिन सूरतें हैं जिसमें एक ये बिल्कुल मुमकिन है कि इंसान मिल जाए उसके साथ और उसको अपने मकासद के लिए इस्तेमाल करे और पूरी दुनिया की भलाई के लिए, जैसे मतलब गुर्बत को ख़त्म करना है, बीमारी ख़त्म करनी है, ज़िंदगी को एक्सटेंड करना है, ये सारी चीज़ें, तो ये उससे काम लिए जा सकते हैं।